हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मध्याल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लेने जा रहे हैं अपनी पूरीतन एज। ठीक है, आज हम लेने जा रहे हैं दोस्तों अपनी पूरीतन एज और बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, पर इससे पहले कि मैं इस एज को शुरू करूं, मैं कुछ खास बातें फिर रिपीट कर देती हूँ। एक तो आपने जैसे बाकी सब लेक्चर्स आप प्रॉपर सीक्वेंस में देखते हैं, है ना, वैसे ही इस एज के भी हर लेक्चर को प्रॉपर सीक्वेंस में देखना, अलग कॉपी इसके लिए लगा लेना, प्रॉपर देखते हुए सारे नोट्स बनाना, साथ में जो जो मैंने कहा है गूगल से देखना है वो साथ साथ में ही देख लेना, क्योंकि आई ऑलवेज से जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मार देना चाहिए, यानी कि जब ताज़ा ताज़ा आपने पढ़ा है तभी आप गूगल से देख लोगे तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा एमसीक्यू हैं ढेर सारे ऐप पे मौजूद, पूरी एज करने के बाद वो एमसीक्यू करने हैं और उन एमसीक्यू में भी जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको कोई राइटर या कोई वर्क आपने नहीं पढ़ा, कोई टर्म आपने नहीं पढ़ी, तो उसको आपने गूगल कर लेना है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप मैं आपको बताती हूँ प्रेपरेशन के। पहला, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको अच्छे से करो। दूसरा, जो क्लास में पढ़ाया गया है साथ में गूगल करने को कहा है उसको अच्छे से करो। तीसरा, जो एमसीक्यू ऐप पे मौजूद हैं प्रॉपर यूनिट वाइज, एजेस वाइज, उनको अच्छे से करो। चौथा, उन एमसीक्यू को भी करती बार जब कभी कोई नया राइटर, कोई नया वर्क, कोई नई टर्म आ जाए जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था शुरू के 3 स्टेप से होते हुए, उनको भी आप गूगल कर लो। ठीक है, ये एक वो तैयारी है जो आपको प्रिपेयर कराएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की, नेट सेट जेआरएफ, नेट में रैंक लाना है, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस है, किसी भी स्टेट का सेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आप कमीशन दे रहे हो, आपकी कमीशन हो चुका है, आप इंटरव्यू फाइट करने जा रहे हो, आपकी जॉब लग गई, आपको आगे प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, बच्चों के फेवरेट टीचर बनना है, ये पूरा कोर्स आपको हर लेवल पे तैयार कर रहा है। तो ध्यान रखिए, बहुत बारीकी के साथ ये कंटेंट बनाया गया है और बहुत बारीकी के साथ आपको पढ़ाया गया है। तो आप इसका एक एक चीज़ को फॉलो करो, इसको फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये तो दे दी मैंने गाइडेंस। मैं हर बार एज या यूनिट शुरू करने से पहले देती हूँ, शुरू में भी और अंत के लेक्चर में भी, ताकि फिर आप एक बार ट्रैक पे आ जाओ। ओके, तो आइए करना शुरू करते हैं पूरीतन एज। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पूरीतन एज की खासियत क्या है। जैसे हमने चौसर एज की तो उसमें चौसर मेन राइटर था, उसके नाम पे उस एज का नेम पड़ गया। या फिर हमने एलिजाबेथन या शेक्सपियरन एज की, उसमें एलिजाबेथ रानी थी या शेक्सपियर मेन उसका जो था राइटर था। फिर हमने जाकोबियन एज की, उसमें जेम्स वन राजा था तो वो जाकोबियन एज पड़ गया। अब वैसे ही पूरीतन एज की खास बात क्या है कि इसके राजा के आधार पे लिया गया है, क्या लिया गया है दोस्तों। पूरीतन और पूरितनिज्म मीन्स रिलीजियस रिजिडनेस। ठीक है, धार्मिक लेवल पे एक जो सख्ती होती है, जब हम धर्म को लेकर ही बात करते हैं और धर्म की ही बात करते हैं, धर्म को ही सर्वोपरि रखते हैं, उसको ही हम फोकस करते हैं, वो सारा रिलीजियस रिजिडनेस, धर्म को लेकर एक रिजिडनेस शो करना दोस्तों, वो हमारा पूरितनिज्म में आता है। ठीक है, सो पूरितन एज बेसिकली वो एज थी जब हमने बेसिकली धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हमारा फोकस वॉज रिलीजन, हमारा फोकस था रिलीजन। ठीक है, कि हमने धर्म की ही बात करनी है, धर्म को ही हमने बेस्ट मानना है, धर्म में जो कहा गया है हमने वो ही फॉलो करना है और धर्म को ही हमको प्रमोट करना है। ठीक है, धर्म से संबंधित वर्क ही हमने लिखने हैं। ठीक है, और वही इस चीज़ में हुआ। तो पुरितन एज वो एक लाइफ स्पैन है, वो एक पीरियड है जब रिलीजन को जो है सर्वोपरि रखा गया था। लोगों की सोच में, लोगों के काम में, लोगों के द्वारा लिखे गए लिटरेचर में धर्म 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 ही था। ठीक है, रिलीजन को लेके ही बात होती थी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम इंग्लैंड पढ़ रही हैं, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन पढ़ रही हैं, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रही हैं, तो यहाँ पर आपको पता ही है मैक्सिमम जनता क्रिश्चियन है, 100% मतलब मैक्सिमम जनता क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन धर्म की ही यहाँ पे जो है मेन बात होती थी। अब दोस्तों, ये जो पुरितन एज है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिलीजियस रिजिडनेस इसमें थी, धर्म को लेकर बहुत सख्ती थी, सब कुछ धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रहा था।
दूसरा मैं आपको बता देती हूँ इसका टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। सो पुरातन एज का टाइम पीरियड था 1620 से लेकर 1660 तक, ठीक है। यानी कि 1620 में जो पुरातन एज है वो शुरू हुई और 1660 तक ये चली है, ओके। जैकोबियन के बाद की एज है पुरातन एज। इसकी खासियत क्या है, रिलीजियस लेवल पे एक रिजिडनेस होना, और ये 1620 से शुरू हुई है और 1660 तक चली है। हम जो जो एजेस कर रहे हैं ना वो सारी क्रोनोलॉजिकल हैं। पहले वो कर रहे हैं जो पहले आई, चौसर, फिर शेक्सपियर, फिर जैकोबियन, फिर पुरातन। ये भी खासियत है, ये सिर्फ सारे नोट्स ही हर एज के सिस्टमेटिक नहीं है, हर एज को कहाँ पे डालना है वो भी पूरा सिस्टमेटिक है। क्लियर हो गया है ना, टाइम पीरियड पता लग गया 1620 से 1660, और इसकी खासियत भी आपको पता लग गई। अब दोस्तों बारी बारी से इसमें जो है राइटर्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे हम ये वाले राइटर, ठीक है। बड़े ऐसे से खड़े हैं ये, है ना, काफ़ी पोज दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। काफ़ी स्मार्ट सी पर्सनैलिटी लग रही है, तो आई होप काफ़ी स्मार्ट सा वर्क इन्होंने लिखा है। पर पहले देख लेते हैं इनका नेम क्या है। दोस्तों इनका नेम है सैमुअल डैनियल। क्या नेम है इनका, सैमुअल डैनियल। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। पुरातन एज में पहले राइटर हम करने जा रहे हैं सैमुअल डैनियल। भाई साहब काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। तो दोस्तों सैमुअल डैनियल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका जन्म 1562 में 1562 में हुआ था, और 1619 में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। 1562 में सैमुअल डैनियल पैदा हुए हैं और 1619 में इनकी डेथ हो गई है। एंड आई होप अब इतने आप पीछे से अब तक पढ़ चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये ईयर्स आपको पता होने चाहिए, बॉर्न और डेथ ईयर के। डायरेक्ट नहीं पेपर में पढ़ता कब पैदा हुआ कब मरा, पर कौन किसका कंटेम्प्रेरी है, कौन राइटर किसके समकक्ष चल रहा है था, या कौन पहले आया कौन बाद में, वैसे प्रश्न पढ़ते हैं। और वो प्रश्न आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये चीज़ पता हो, ठीक है। तो सैमुअल डैनियल 1562 में पैदा हुए एंड 1619 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये बेसिकली इनको हम फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएट के साथ क्लास करते हैं, क्लास यानी कि जोड़ते हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट क्या है, एक प्रकार के पोएट्स थे, कवि थे जो मेटाफिजिकल, मेटा होता है बियॉन्ड यानी कि ऊपर, फिजिकल होता है फिजिकल नेचुरल, ठीक है। मेटा होता है बियॉन्ड यानी कि ऊपर, फिजिकल होता है नेचुरल। तो बियॉन्ड नेचुरल, जब आप कोई ऐसी चीज कहो जो नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करे, आप कुछ अलग सी बात करो। जैसे मैं आपको बड़ा फनी सा एग्जांपल देती हूँ, पुरानी मूवीज होती थी जब रोमांटिक सीन आता था तो वो पेड़ के पीछे चले जाते थे ना, जो कपल होते थे, और उसके बाहर से हम कैसे दिखाते थे कि दो फूल आ रहे हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। मतलब जो कपल है एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, उसको शो करने के लिए वो हम दिखाते थे जो वो फूल आपस में जुड़ रही हैं, है ना। पर ये तो नॉर्मल है, मतलब जब कभी ऐसा सीन आया तो हमको भी पता होता था कि ये क्या कहना चाहते हैं। पर वैसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, जॉन डन है, वो हमारे मेटाफिजिकल पोएट के काइंड ऑफ करता धरता है। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, वो सोचो कि एक जो लव बर्ड है, एक जो जोड़ा है प्यार का, वो उस कंपास के दो हिस्सों की तरह है जो अलग नहीं हो सकते, अलग हो गए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कंपास क्या होती है, जो बचपन में हमने प्रकार यूज की है, जिसकी एक तरफ वो नुकीली सी चीज होती है और दूसरी तरफ हम पेंसिल फंसाते हैं, ना, फिर कोई राउंड लगाना है तो लगाते हैं। उसमें से अगर वो पेंसिल वाला हिस्सा चला गया तो भी उस नुकीले का कोई काम नहीं है, या वो नुकीला चला गया तो पेंसिल का कोई काम नहीं है ना। तो उस प्रकार के एग्जाम्पल शेयर करना जो नॉर्मल बंदा नहीं सोच सकता। नॉर्मल हमको वो फूलों की बात समझ आ जाती है, पर वो प्रकार वाली बात समझ नहीं आती है, राइट। तो उस प्रकार के कुछ अलग से ही एग्जाम्पल देना जो शायद हम सोच ना सके, that is metaphysical poetry, that is metaphysical concept, beyond, meta means beyond, ऊपर, physical means physical, जो नेचुरली होता है उससे कुछ ऊपर हटके एग्जाम्पल देना। और सैमुअल डैनियल को हम उन्हीं के साथ क्लास करते हैं, यानी कि डैनियल को हम मेटाफिजिकल पोएट के साथ रख सकते हैं, जो भी कुछ शुरू के मेटाफिजिकल पोएट हुए, यानी कि इनकी भी जो पोइट्री थी, इनका भी जो कहने का स्टाइल था काफी हद तक वैसा ही था, वैसे ही एग्जाम्पल ये कुछ हटके हमें देते थे, ठीक है। तो मेटाफिजिकल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मेटा मतलब बियॉन्ड, ऊपर, फिजिकल मतलब नेचुरल, नेचर से ऊपर, ऐसे एग्जाम्पल देने वाले पोएट्स। एग्जाम्पल दे दिया, दो फूल नहीं एक प्रकार का जोड़ा, ठीक है। चलिए, नॉट जोड़ा, प्रकार के वो दो हिस्से।
तो ये आपको एज अ कॉन्सेप्ट भी पता लग गया और आपको पता लग गया सैमुअल डेनियल को हमने उसमें रखा है। नेक्स्ट दोस्तों, इनकी खास बात क्या है, इन्होंने हमें आर्टिफिशियल सोनेट दिया था। ठीक है, अब सोनेट क्या होते हैं, नॉर्मल वो मैंने आपको पीछे भी लेक्चर में पढ़ाए हैं। 14 लाइंस की पोएम होती है सोनेट। शुरू की 8 लाइंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और अंत की 6 लाइंस में उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है, या शुरू की 8 लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वारी होती है और अंतिम 6 लाइन में उसका उत्तर दिया जाता है। तो 14 लाइंस की एक शॉर्ट क्रिस्प पोएम होती है सोनेट, है ना। और सोनेट के मैंने आपको पीछे जब आया भी था टॉपिक, मैंने कहा भी था उसको गूगल करो, क्योंकि पैट्राकन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, काफ़ी सारे सोनेट हैं, उनकी टाइप्स क्या है, उनमें रिदमिक पैटर्न क्या है, मैंने आपको घर को करने से दिया था। अब यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे सोनेट तो आ रहा है पर सैमुअल डेनियल का सोनेट नॉर्मल नहीं है जो नॉर्मल होता है। ही हैज गिवन अस आर्टिफिशियल सोनेट। ओके, तो प्रश्न ये है कि ये आर्टिफिशियल सोनेट क्या होता है ये प्रश्न भी मैं आपको घर से करने को दे रही हूँ। जैसे पीछे सोनेट आया था और मैंने आपको गूगल करने को कहा था, इसकी टाइप्स निकालो, उन टाइप्स में क्या खास बात है, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या रिदमिक पैटर्न है, किसने दिया, वैसे ही यहाँ पे भी मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ। सैमुअल डेनियल ने हमें दिया है आर्टिफिशियल सोनेट एंड यू हैव टू गो एंड सी व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल सोनेट। आर्टिफिशियल सोनेट से आप क्या समझते हैं, है ना, इसमें कैसा रिदमिक पैटर्न होता है, क्या खासियत होती है। ठीक है, ये आपने गूगल करना है एंड ऑटोमेटिकली यू विल नो द आंसर, है ना। ऐसे तो पूरा पढ़ाने के बाद जो पढ़ा दिया होता है उसको मैं गूगल करने को कहती हूँ, पर यहाँ पे दिस इज समथिंग यू हैव टू सर्च एट योर ओन बिहाफ, क्योंकि इस प्रकार की टर्म्स से आपके पाले पड़ते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्शन ऑफ स्पेंसर एज पोइटिक मॉडल। ठीक है, डेजर्शन का मतलब एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ, तो मैं उसके बाद आई थिंक आपको क्लियर हो पाएगा। देखो, डेजर्शन से ही एक चीज बताती हूँ कि आपने डेजर्ट शब्द सुना होगा, है ना। डेजर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगिस्तान वाला डेजर्ट, ठीक है जी, और एक होता है हमारा डेजर्ट जो हम मीठा खाते हैं। ठीक है, सो एक मिनट, डेजर्शन का मतलब यहाँ पे है मतलब काइंड ऑफ खत्म कर देना, खत्म कर देना, है ना। जैसे रेगिस्तान में कुछ नहीं होता है, सब कुछ खत्म होता है ना, डेजर्ट जो रेगिस्तान वाला डेजर्ट है, वैसे ही यहाँ पे डेजर्शन ऑफ स्पेंसर एज पोएटिक मॉडल है, यानी कि एडमंड स्पेंसर ने जो एक पोइट्री का मॉडल सेट किया था। एडमंड स्पेंसर की कितनी महान पोएम्स हमने पढ़ी हैं, फेरी क्वीन, राइट, एंड शेफर्ड क्लैंडर, एपिथैलेमियन, काफी सारी पढ़ी थी, है ना। और मैंने आपको बताया भी था चौसर के बाद एडमंड स्पेंसर वॉज द वन जिसको वो टाइटल मिला था कि अच्छा जी वो भी नेशनल पोएट है, इतना महान लेवल का उसने काम किया था। पर सैमुअल डेनियल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि जो एक पोइटिक मॉडल स्पेंसर ने सेट किया था ना, कि अच्छा स्पेंसर क्योंकि पॉपुलर हो गया था ना, उसने जो भी लिखा था लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया एंड ऑल, उसकी डेजर्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था। जो स्पेंसर ने कहा उसका जो स्टाइल था उसको खत्म कर दिया इसने, ये अपना ही स्टाइल लेकर आया। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्शन ऑफ स्पेंसर एज पोइटिक मॉडल, इसका मतलब है स्पेंसर को हम जो पोइटिक मॉडल मान के चलते थे, उनकी स्टाइल को जो हम फॉलो करते थे उसका डेजर्शन कर दिया, उसका पलायन कर दिया, उसको खत्म कर दिया इन्होंने। ये अपना स्टाइल लेकर आए जो बहुत उम्दा था, है ना। जनरली अभी तक हमने ऐसे राइटर पढ़े हैं जो दूसरों का वर्क आगे को बढ़ाते हैं, इन्होंने उनका वर्क का जो प्रभाव था वो खत्म कर दिया, अपना एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा दोस्तों इनके जो वर्क है, उनका एक वर्क है डेलिया। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर वर्क है, सोनेट ही है डेनियल का डेलिया। ये बेसिकली फिलिप सिडनी का वर्क है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला इस पे आधारित है ना। आप सबने देखा होगा बहुत सारे वर्क होते हैं राइटर्स के जो किसी और राइटर के वर्क पे आधारित होते हैं। तो सैमुअल डेनियल का ये जो डेलिया है ये एक सोनेट है, ओके, और ये फिलिप सिडनी के एस्ट्रोफल एंड स्टेला पे आधारित है। इसमें दोस्तों आपको साइकिल ऑफ सोनेट्स देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सोनेट है, काफी सारे सोनेट्स हैं, और इसकी थीम है लव एंड फ्रेंडशिप, प्यार और दोस्ती पे जो है इसकी थीम आधारित है। ठीक है, तो जो डेलिया वर्क है ये किसका है, सैमुअल डेनियल का। ये क्या है, ये एक सोनेट है। ठीक है, और वो 14 लाइंस वाली पोयम किस पे आधारित है, फिलिप सिडनी के एस्ट्रोफल एंड स्टेला पे। ओके,
और क्या ये एक सोनेट है या साइकिल ऑफ सोनेट्स? ये साइकिल ऑफ सोनेट्स हैं, काफ़ी सारे सोनेट्स इसमें मौजूद हैं। और इसकी थीम क्या है? लव और फ्रेंडशिप, प्यार और दोस्ती। ठीक है, तो ये है दोस्तों डेनियल। आपने इसमें सेमुअल डेनियल को भी गूगल कर लेना है, मेटाफिजिकल पोएट को भी गूगल कर लेना है, इसको तो विकिपीडिया से गूगल करना है। इसमें इसके फीचर्स भी आ जाएंगे, इससे संबंधित सारे राइटर्स भी आ जाएंगे। आर्टिफिशियल सोनेट तो स्पेसिफिकली मैंने आपको बोला कि इसको गूगल करो। उसके बाद ये जो डेलिया वर्क है आपका सेमुअल डेनियल का, इसको गूगल करना है। फिलिप सिडनी राइटर को भी गूगल करना है, और उसका जो वर्क है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, वो भी गूगल करना है। ऐसे सिडनी, एस्ट्रोफल एंड स्टेला पीछे भी आ चुके हैं, तो वो ऑलरेडी गूगल हो गए हैं। पर यहाँ पर इस स्लाइड के अकॉर्डिंग जो जो राइटर्स थे करने के, जो जो वर्क थे करने की, जो जो टर्म्स थे, कॉन्सेप्ट थे, वो सारे मैंने आपको गूगल करने को दिए हैं। ठीक है, तो आपको एक अप्रोच पता लग गई होगी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो गूगल कैसे करते हैं। तो गूगल में जो जो राइटर्स, जो जो वर्क, जो जो टर्म, थ्योरी, कॉन्सेप्ट आए, वो सारे आपने गूगल करने होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला लेक्चर पुरितन एज का, जिसमें मैंने आपको पुरितन एज की खासियत बताई, क्यों उसे कहते हैं, क्या खासियत है, क्या टाइम पीरियड है, और एक राइटर हमने बाइज्जत अच्छे से भी ले लिया विद लॉट्स ऑफ लिटरेरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, सेशन को दोस्तों थम्स अप दें। और क्या आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग तरीके से कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट के सेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे कंप्लीट एनटीए इंग्लिश का कोर्स आपका वेट कर रहा है, माइंड ब्लोइंग टीचिंग टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ, कि आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए स्टडी को लेकर, आप हमें जरूर संपर्क करें। मैं और मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी जितना हमसे हो पाएगा। साथ में बहुत खूबसूरत परिवार है आपका अपना पॉकेट पढ़ाई, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, उनके लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डू फॉलो अस देयर। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ और फिर कहना चाहती हूँ, ताली दो हाथों से बजती है। एक मैं हूँ, एक आप। मेरा काम है आपको बेहतरीन पढ़ाना, अच्छे से गाइड करना, आपको ट्रैक पे रखना, और आपका काम है जो मैंने पढ़ाया उससे आप पढ़ें, जो मैंने गाइड किया आप उसे फॉलो करें, और अगर मैं आपको ट्रैक पे रख रही हूँ आप ट्रैक पे रहें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर। मिलते हैं आने वाले सेशन में एक और ऑसम ब्लॉसम क्लास के साथ।